हेलो दोस्तों, बीसीसी कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत, अभिनंदन। तो दोस्तों, एक वीडियो को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने गति के बारे में बात की थी। गति यानी मोशन के अंदर हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया था कि किस तरीके से हमें गति को पढ़ना है, और गति यानी मोशन क्लासिफाइड कैसे है। फिर बाद में हमने गति से रिलेटेड दो टर्म्स पढ़े थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी दोनों का नाम है, एक का नाम डिस्टेंस यानी दूरी, और दूसरे का नाम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। दूरी के बारे में हमने बात की थी, दूरी क्या होती है और दूरी की कौन सी क्वांटिटी है, इनकी यूनिट क्या है, उनकी डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है। यानी दूरी के बारे में शॉर्ट में बात करें तो टोटल पाथ ऑफ लेंथ, यानी कहने का मतलब यहाँ एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ यानी वास्तविक पथ की लंबाई या कुल पथ की लंबाई को हमेशा क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। बात करें यूनिट के बारे में, मीटर ही अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बात की थी। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होता है। विस्थापन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हमेशा क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। यानी कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे डिपेंड करता है। आपकी इनिशियल पोजीशन कहाँ से है और फाइनल पोजीशन कहाँ से है, वहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब पास से कोई लेना देना नहीं है, बोलिए आप कितने ही घूम जाओ, लेकिन आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि उस ऑब्जेक्ट या वस्तु की पोजीशन कहाँ से कहाँ तक है, यानी शुरुआत कहाँ से की है और फाइनल कहाँ से की है। चलो, मैंने इन चीजों को अलग अलग तरीके से आपको समझाता है, लेकिन इन्हीं चीज को हम एक टेबल के हेल्प से दोनों को अच्छे से कवर कर देते हैं, ताकि पढ़ने में आसानी हो और आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। हम चाहते हैं कि एक बार आप फर्स्ट वीडियो जाके जरूर देखें, ताकि आपको मोशन का क्लासिफिकेशन कर रखा है, और साथ में हमने डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उनको भी अच्छे से कवर किया है। आज के हमारे लेक्चर के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी चाल और वेग। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना थोड़े हो गए, बेसिक लेवल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, यानी घुमा फिराने वाला ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टेबल और साथ में थोड़े बहुत क्वेश्चन, फिर बाद में हम स्पीड और वेलोसिटी को कवर करेंगे। और रहेगा उनके बाद एक हम सीरीज लेके आएंगे, जिसके अंदर 20 या 30 क्वेश्चन को कवर कराएंगे, ताकि आपका बार बार इन चीजों का रिवीजन हो सके और हमारी फिजिक्स स्ट्रांग हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम टेबल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे हम दूरी। थोड़ा और छोटा करते हैं। दूरी इंग्लिश में बात करें डिस्टेंस, और इधर बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो पहला पॉइंट है वो है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ, वास्तविक पथ की लंबाई। वास्तविक पथ की लंबाई यानी एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ, या बोलते हैं टोटल टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, यानी वस्तु द्वारा कुल पथ की लंबाई। वस्तु ने कितनी पथ की लंबाई दूरी तय की है, या मान लो पहले आप 5 किलोमीटर गए, बाद में 3 किलोमीटर गए, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन की, बात क्या करेंगे हम, शॉर्ट है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी प्रारंभिक स्थिति या बिंदु, स्थिति लिखे वो भी मिस्टेक नहीं रहेगा, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को
विस्थापन कहते हैं। बात करें इंग्लिश के अंदर, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance between initial and final position या point is called displacement। बात करें इनके और भी यदि इसके यूनिट की बात करें, यानी इसकी मात्रक की बात करें, तो इनका यूनिट दोनों का सेम रहेगा। वो क्या रहेगा? मीटर। क्या रहेगा? मीटर। इनको मीटर को एम से लिखते हैं। बात करें इनकी भी यूनिट वही रहेगी, जो यूनिट डिस्टेंस की थी वो कौन सी रहेगी? इसका जो मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा? वो भी मीटर रहेगा। ठीक है। बात करते हैं इसके क्वांटिटी की, यानी इनकी राशि कौन सी है। इनकी जो राशि होती है, देखो डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। यानी कहने का मतलब है अदिश राशि किसे बोलेंगे? जिनके पास परिणाम हो और जिनके पास डायरेक्शन ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि बोलेंगे। और वेक्टर यानी सदिश राशि किसे बोलेंगे? जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। यानी कहने का बार उनके वजह से कि मैंने पिछले एग्जाम पर पढ़े, जब मैंने फोर्स के बारे में समझा था, बल क्या होता है, वहां पर बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। किसी वस्तु के ऊपर हम जब फोर्स लगाते हैं, यानी बल लगाते हैं, तो वस्तु उसी दिशा के अंदर क्या होती है? विस्थापित होती है। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट या वस्तु जाएगी, उसे हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। क्योंकि उनके पास परिणाम है। परिणाम का मतलब आपने कितना न्यूटन का फोर्स लगाया। अब ये न्यूटन कौन है? बल का मात्रक है। जो भी हम यूज ले रहे हैं उनके पीछे इनके मात्रक यूज ले रहे हैं। जब किसी वस्तु के ऊपर हम बल लगाते हैं, बल का मतलब मैं यह वर्ड ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मैंने वस्तु के ऊपर 2 न्यूटन का या 10 या 10 न्यूटन का मैंने बल या फोर्स लगाया, तो वस्तु कितने मीटर, देखो मैंने बोला ना पीछे, इसका मतलब मीटर विस्थापित हुई। इनका मतलब विस्थापन का मात्रक भी क्या है? मीटर रहेगा। तो यहाँ पर इनकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश का मतलब होता है इनके पास ऑन डायरेक्शन नहीं होती है, यानी इनके पास दिशा का ज्ञान नहीं होता है। ओनली क्या होता है? इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, यानी इसके पास परिमाण होता है। परिमाण, न कि परिणाम। परिणाम तो वो रिजल्ट होता है, परिमाण का मतलब फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक है। यदि बात करें इनके बारे में, तो इसकी क्वांटिटी बताओ। इसकी जो क्वांटिटी रहेगी, यानी इसकी कौन सी राशि रहेगी? ये वाली राशि कौन सी रहेगी? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी रहेगी? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है ये कौन सी राशि रहेगी? सदिश राशि रहेगी। इनके पास दोनों होते हैं, इनके पास डायरेक्शन भी होता है और इनके पास मैग्नीट्यूड दोनों रहेंगे। यानी कहने का मतलब दिशा और परिमाण दोनों रहेंगे। ये बात ध्यान रखना है। बात करें आगे, यदि हम बात करें और देखो इनके यदि ये क्या नेगेटिव हो सकती है? क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है? डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। यदि बात करें डिस्टेंस की वैल्यू, ये कभी भी हमेशा जीरो से क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। यानी दूरी की वैल्यू कभी जीरो से छोटी नहीं होगी। लेकिन बात करें इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट के अंदर, यानी विस्थापन के अंदर बात करें, विस्थापन है भाई, देखो जीरो से छोटा भी हो सकता है, जीरो के बराबर भी हो सकता है, या जीरो से क्या हो सकता है? छोटा। छोटा का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। ठीक है। ये बात ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट के अंदर। हमने आपको अच्छे से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव जीरो क्यों हो सकता है बहुत शानदार एग्जांपल लेके हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर इनको समझाया है। ठीक है ना। और भी मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बातें यहाँ पर टेबल के अंदर कवर की है। और भी कोई हो तो आप पीछे वाले चैप्टर वीडियो को देखकर यहाँ पर आप टेबल को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। देखो एग्जाम्पल,
जब कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलाकार वाले पाथ वाले थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो सर्कल, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या से बनता है, यानी वर्त से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो ट्रैक कर लेते। मान लो कोई मेरे पास कोई एक सर्कल है, कोई क्या है, सर्कल है। उस सर्कल के अंदर जो इनकी सर्कल की जो रेडियस है वो पहले फिक्स कर देता हूँ। इस सर्कल की जो रेडियस है वो 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर सर्कल की जो रेडियस है। अब कोई व्यक्ति यहाँ से, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, यहाँ से ए से स्टार्ट होता है चलना, और ए से स्टार्ट होता हुआ जा रहा है। देखो यहाँ से जाता हुआ कहाँ पर आ जाता है, वापस उसी पॉइंट बी पे आ जाता है। यानी कहने का मतलब एक साइकिल कंप्लीट करता है। थोड़ा इनको बारे में समझते हैं। देखो मान लो कोई व्यक्ति है, यदि मैं यहाँ पर सरकमफेरेंस थोड़ा बातें लिखा देते हैं, सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी वर्त की परिधि, वर्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr। वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। सोचो भाई, देखो इस कहने का मतलब यही पाथ यदि लंबा होता तो हम ऐसे चलते सर्कल, यानी पाथ पे चलते। अब आप इसी पाथ पे घूम रहे हो, यानी कहने का मतलब वो अब पाथ पहले जो एल था, जो रास्ता एल था, वो अब 2πr के अंदर कन्वर्ट हो गया। 2π का मतलब होता है, पाई का मतलब कितना होता है, पाई हमेशा, पाई को यहाँ पर जो पाई का वैल्यू वैसे तो 22/7 लेना है, लेकिन यहाँ पर सर्कुलाकार पाथ के अंदर मैं रेडियस और डिग्री की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो ये पाई है ना, यहाँ पर ये रेडियन का काम कर रहा है, तो एक पाई के अंदर 180 डिग्री रेडियन होता है। ये बात हमेशा ध्यान है। यदि 2π की बात करें, 2π का मतलब होता है 180 का डबल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यदि मैं पाई को आधा कर दूं, पाई को कितना कर दूं, आधा, तो यहाँ पर 180 का आधा भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये बात थोड़ा आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं हमारा काम आएगा। कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है, एक ही चीज को समझना है ताकि बार बार रटनी नहीं पड़े। एक बार चीज समझ में आ गई तो रटने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये बात ध्यान रखना है। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आर रेडियस है, ये रेडियस घूमती है, क्योंकि पूरे सर्कल के अंदर या वर्त के अंदर रेडियस आर कभी चेंज नहीं होती है, क्योंकि वो पाथ फिक्स है। यदि आपने पाथ चेंज कर दिया, यानी पथ चेंज कर दिया, तो आपकी रेडियस या त्रिज्या भी चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब इसी पाथ की जो त्रिज्या वो फिक्स रहेगी 3 मीटर। ठीक है, आर तो फिक्स है, लेकिन 2π का मतलब कितना होता है, 360 डिग्री। आप 360 पे घूम रहे हो, कहीं ना कहीं इनका रिलेटेड है, इनका फॉर्मूला बनने में। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वर्त की परिधि या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इजिकल टू 2πr। ये मान लेते हैं ये कितने साइकिल के लिए, 1 साइकिल के लिए। यदि आप इसी तरह n साइकिल घूम जाओ तो n साइकिल के लिए तो 2πr को किससे मल्टीप्लाई कर दो, आप n से मल्टीप्लाई कर दो। अब बात आती है यहाँ पर चलते, देखो सबसे पहले यहाँ पर वो कंप्लीट कितने साइकिल करता है, ये कंप्लीट साइकिल। तो फाइंड क्या करना है आपको, यानी आपको क्या क्या ज्ञात करना है। पहला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर 2 साइकिल, 2 चक्कर में कुल दूरी निकालो। बात करें, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, यानी आपको विस्थापन कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पर पेन चेंज करके आपको आराम से समझाते हैं, देखते हैं। देखो, ठीक है, आराम से समझते हैं। पहला पॉइंट, पहला क्या बात कर रहा है, डिस्टेंस फॉर 2 साइकिल, 2 चक्कर में कुल दूरी कितनी तय की। 2 चक्कर में, एक चक्कर में वो कितनी करता है, 1 साइकिल के अंदर कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा, 2πr। तो 2 साइकिल में कितनी करेगा प्यारे दोस्तों, 2 × 2πr। यानी कहने का मतलब वो यूनिफिकेशन मेथड है। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, यदि मेरे को एक पेन की कीमत मालूम है, चाहे सामने 10 पेन हो चाहे 1000 पेन हो, हम आराम से हिसाब किताब कर सकते हैं। भाई मान लो एक पेन की कीमत 10 रुपए, एक पेन की कीमत 10 रुपए है, और आपको बोल दिया जाए 5 पेन की कीमत कितनी होगी, आराम से बता दोगे आप 50 रुपए, क्योंकि आपने
10 को 5 से गुणा या मल्टीप्लाई किया। तो वही हालत है, मेरे को एक साइकिल की कीमत मालूम है, एक चक्कर को 2 पाई आर, एक चक्कर में कितना है 2 पाई आर। अब लिए 1000 बोलो ना, 1000 बोलेगा तो 1000 से गुणा करवा दूंगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन ने मेरे को 2 बार ही बोला है कि वो चक्कर कितनी बार काटता है, 2 बार। तो दो बार, एक 2 पाई आर, दूसरा भी 2 पाई आर। 2 पाई आर 2 पाई आर कितना हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 पाई आर, कितना हो जाएगा 4 पाई आर। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। यदि आधा चक्कर कर दे तो आधा से गुणा करवाएंगे, 1/4 कर दे तो 1/4 से गुणा करवाएंगे। लेकिन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, यानी विस्थापन की बात करते हैं। अब ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। मैंने इंडिपेंडेंट पाथ है, यानी ये डिपेंडेंट पाथ नहीं है। यानी कहने का मतलब होता है ये पथ पर निर्भर नहीं करता है, ये पथ पर निर्भर नहीं करता है, ये सिर्फ ओनली इनिशियल्स और फाइनल पे डिपेंड करता है। शुरुआत कहाँ की है और लास्ट में आके रुका कहाँ है वो चेक करो। ये शुरुआत ए से की है, लास्ट में आके ए पर रुकी है। परिभाषा भी ध्यान रखना है, दो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी प्रारंभिक और अंतिम के बीच की दूरी है ही नहीं, क्योंकि जहां था वहीं वहां पे आके बैठ गया तो इनका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। और भी इसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, देखो ठीक है। यदि वही व्यक्ति यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर आ जाता है तो क्या होगा, बी पर। अब की बार ठीक है ना, यानी वो देखो कहने का मतलब यहां से यहां तक घूमता है तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, यहां से यहां तक इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है। और यदि ये आर है तो ये भी कितनी होगी, आर होगी, क्योंकि हर जगह आर होगी। तो यहां से लगा के यहां तक टोटल कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो आराम से ए से शुरू हुआ बी तक गया, चाहे 50 आर घूम के भी बी पर गया, तो इनकी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, 2r है। ये किसका काम करेगा, यहाँ पर विस्थापन का काम करेगा, यानी यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट का वर्क करेगा। ये बात ध्यान रखना है। अब बात आती है दूरी कितनी, दूरी कैसे निकालोगे। अब दूरी आपने ये कितना चक्कर निकाला है, मान लेते हैं इसने 2 चक्कर निकाल, 2 साइकिल कंप्लीट किया है। कितना, 2 साइकिल नहीं है, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं आधा साइकिल, आधा साइकिल कंप्लीट किया है, यानी आधा चक्कर कंप्लीट किया है। तो हम क्या करेंगे, आधा, और एक साइकिल के अंदर मैंने अभी बताया एक साइकिल एक चक्कर के अंदर कितना होता है, 2 पाई आर। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, पाई आर। कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं भाई, 2 पाई आर का आधा कितना होगा, पाई आर ही तो होगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। मैंने ये आधे साइकिल की स्टोरी आपको बताई है, यानी आधे चक्कर के लिए मैंने आपको स्टोरी बताई, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1/4 साइकिल के बात करें तो, चक्कर की बात करें तो आप कैसे निकाल पाओगे। चलो इनके बारे में हम बात करते हैं। देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, यानी एक वर्त है। इस वर्त के अंदर कोई व्यक्ति ए से शुरू होता है और यहाँ पर जाके रुक जाता है बी पर, यानी शुरुआत यहाँ से यहाँ तक कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक कर रहा है। तो हम सबसे पहले इनकी डिस्टेंस निकाल देते हैं, चलो या डिस्प्लेसमेंट निकाल दो बोली, यानी इसकी रेडियस आपको मालूम होने चाहिए। मान लेते हैं रेडियस इनकी आर है, ये बीचों बीच पॉइंट है, ये रेडियस क्या है इसकी, आर है, और ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस क्या होगी, आर। बताओ विस्थापन किसे बोलते हैं, शॉर्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन या पॉइंट, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। यानी कहने का मतलब ये वाला हमारा किसका काम करेगा, विस्थापन, यानी ए बी है जो विस्थापन का काम करेगा। ये ए बी विस्थापन का काम करे तो ये कितना डिग्री है भाई, 90 डिग्री है। ये भी आर है, ये भी आर है। आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय यूज लेनी पड़ेगी। देखते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यदि हिंदी में बात करें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलो इनके अंदर डाटा को रख देते हैं भाई। यहाँ पर हाइपोटेनियस यानी कर्ण का जो काम करा है वो ए बी करा, कौन करा है, ए बी करा। ए बी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर यानी लंब का काम कौन कर रहा है, लंब का काम देखो दोनों सेम है, एक को लंब मान लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लंब का काम कौन करेगा, थीटा के सामने वाली वैल्यू। यदि मैं थीटा इनको मान लूं, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल दोनों सेम है, आर का स्क्वायर प्लस
ये लम का काम और आधार का काम भी कौन करेगा, आर है, लेकिन आधार के ऊपर क्या लगा हुआ है, आर का स्कोर। ए बी का स्कोर इज इक्वल टू आर का स्कोर। आर का स्कोर कितनी बार है, आर का स्कोर 2 बार है, तो इनको लिखेंगे 2 आर का स्कोर लिख देंगे। तो ए बी के ऊपर के जो स्कोर है वो हट जाएगा, हटने के बाद आपको मालूम है रूट आ जाता है, स्कोर हटने के बाद क्या आ जाता है, रूट आ जाता है, आर का स्कोर आ जाएगा। चलो यहाँ पर आर का स्कोर है, तो आर का स्कोर कहाँ आ जाएगा, आर बार आ जाएगा, स्कोर से निकल के, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आर बार आ जाएगा और रूट में 2 अंदर रह जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 1/4 पाथ वाला है। अब बात करें इनके, यदि डिस्टेंस के बारे में बात करें तो डिस्टेंस आप कैसे निकाल पाओगे, बताओ इनकी डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर हम दूरी के बारे में बात करेंगे। दूरी किसे बोलेंगे, दूरी। दूरी क्या होती है, अभी तो हमने बताया था टोटल दूरी निकालने के लिए यहाँ पर कितना कितना पोर्शन घुमा है, पूरा सर्कल नहीं घुमा, पूरा चक्कर नहीं घुमा है, वो चक्कर का 1/4 घूम गया, वो चक्कर का या साइकिल का कितना पोर्शन घूम गया, 1/4। तो 1/4 इंटू एक साइकिल में कितना होता है, 2 पाई आर होता है। देखो 2 से डिवाइड करो, 2 का भाग लगाओ, 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ओवरऑल आ जाएगा 1/2 इंटू पाई आर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी पाई आर का कितना हो जाए, पाई आर का भी आधा हो जाए, पूरा का पूरा कितना होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर का आधा कितना होता है, पाई आर का भी आधा कितना होता है, पाई आर/2। तो ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन वो दूर रखना है, ठीक है ना। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सर्कल से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन करा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो दोस्तों, और हमारे मेन पॉइंट की ओर चलते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी चाल और वे के बारे में हम बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी चाल एंड वेग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर चाल के बारे में, यानी स्पीड के बारे में। स्पीड किसे बोलते हैं, चाल किसे बोलते हैं, नाम से ही पता पता कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, हम कितने स्पीड से चल रहे हैं। ये वर्ड हम कहीं ना कहीं जरूर यूज लेते हैं। स्पीड का मतलब क्या होता है वो हम यहाँ से कवर करेंगे और फील करने की कोशिश करेंगे वास्तव में चाल है क्या, ठीक है ना। चलो, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई फेमस डेफिनेशन या मानी हुई परिभाषा है, एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। क्या एकांक, एकांक समय में, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई, तय की गई दूरी को को चाल कहते हैं। यदि बात करें इंग्लिश में, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम, इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड यूनिट टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट फिक्स टाइम के अंदर कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यदि बात करें फॉर्मूले की, स्पीड यानी चाल की, क्या होगा फॉर्मूला, दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो स्पीड यानी चाल बराबर, यदि इसकी यूनिट की बात करें तो
यूनिट का मतलब इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा बताओ? इसका मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हम गाड़ी के लिए स्पीड यूज ले रहे हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर, इसमें हम कोई मीटर पर सेकेंड यूज नहीं ले सकता। इनका रिलेशन अभी हम बताएंगे, क्योंकि हमारी कोई गाड़ी कोई सेकेंडों में नहीं चलती है। यानी यहाँ पर बड़ी यूनिट ले रहे हैं घंटा और किलोमीटर, या आप ले सकते हो मीटर पर सेकेंड। यदि दोनों को आपस में बदलना हो तो इनको आप कैसे बदलोगे, वो अभी हम समझा देते हैं, ठीक है ना। यदि आपको बदलना है, यदि आपको इन दोनों को आपस में बदलना है, यदि आपको इन दोनों को आपस में क्या करना है, चेंज करना है, तो आप इनको चेंज कैसे करोगे? देखो चेंज करना मैं आपको समझा देता हूं। चेंज कैसे करोगे? किलोमीटर प्रति घंटा को आप बदलना चाहते हो, किलोमीटर प्रति घंटा को आप बदलना चाहते हो, तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं बता सकते हो? 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, या आप इनको 10 की घात 3 या 3 मीटर लिख सकते हैं। किलो का मतलब भी 3 होता है, ये ध्यान रखना। किलो का मतलब भी क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। अब देखो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। अपॉन में 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं? कुछ लोग ये अपनी स्पीड से फटाफट बोल देते हैं कि 1 घंटे के अंदर 60 सेकंड होते हैं। सेकंड ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है ना, गलत हो जाएगा आपका। 1 घंटे के अंदर सोच समझ के बोलना है। 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है ना। 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे के अंदर। पहले मैं मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। 60 मिनट होते हैं 1 घंटे के अंदर। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। अब इनको और कन्वर्ट करने की कोशिश करो। 60 इंटू मिनट, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे के अंदर ओवरऑल कितने सेकंड हो जाएंगे? दोनों को गुणा करवा दो, मल्टीप्लाई कराओ। 6 इंटू 6 कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। पीछे 2 जीरो लगा दो, तो 3600 सेकंड हमें मिल जाएंगे 1 घंटे के अंदर। तो 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड हो जाएंगे? 3600 सेकंड हो जाएंगे। जो कटने वाले हैं उनको काट दो, जो कटने वाले हैं उनको काट दो। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। बाकी कितने बचे देखो? 10 के आधे कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और 36 के आधे कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। हम इनको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ओवरऑल बात आपको क्या याद रखने में यहाँ लिख रहा हूं, यदि आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना चाहते हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई या गुणा कराओगे तो वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा या ओवर में बदलना चाहते हो तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेगा, वरना ये आपको माथापंची करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कुछ आंसर में प्रॉब्लम आ जाए, आंसर डाटा तो हमने क्वेश्चन के अंदर किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं आंसर वो मीटर पर सेकेंड में मिल रहे हैं। जैसे मान लो 2000 किलोमीटर है, वो 5 घंटों में चल रहा है, तो उसका स्पीड बताओ घंटों के अंदर या सेकंडों के अंदर। तो आपको मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा सही होगा। चलो स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वांटिटी कैसी है, इसको क्वांटिटी के बारे में बात कर देते हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है ये कैसी राशि होती है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी कहने का मतलब होता है अदिश राशि। देखो एक छोटा सा पॉइंट समझाते हैं ताकि आपको शायद समझ में हेल्प मिले। मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, यानी कहने का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड जो इनकी यूनिट है, इनका मतलब क्या है। यदि आपको बोल दिया जाए किलोमीटर प्रति घंटा का, यानी स्पीड को आप कैसे डिफाइन करोगे, वो चीज समझाओ। क्या आप 1 सेकेंड में कितने मीटर जा रहे हो, टाइम फिक्स कर लिया गया। 1 सेकेंड के अंदर आप कितने जा रहे हो, वो आपका टाइम फिक्स है। मान लेते कोई व्यक्ति, क्या ना भाई स्पीड किससे बोलेंगे, क्या ना आपकी स्पीड कितनी, उनका मतलब क्या है उसका। जैसे मान लो कि आप, मेरी गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, इनका मतलब क्या है कि वो हर घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है। 1 घंटे के अंदर वो 30 किलोमीटर को कवर कर रहा है, ये बात ध्यान रखना, इनका मतलब स्पीड होता है। मान लो मैं भी हूं, यहां से चल रहा हूं, मैं हर 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर जा रहा हूं, तो मेरी स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मैं हर 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर जा रहा हूँ। ये मेरी
स्पीड है कि एक फिक्स टाइम के अंदर आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, यानी कितनी दूरी तय कर रहे हो, वो हमारी क्या होगी, स्पीड होगी। यानी कहने का मतलब ज्यादातर हमारे व्हीकल की स्पीड एवरेज में मेजरमेंट की जाती है। कोई जरूरी थोड़ी हम हर घंटे के अंदर 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 25 किलोमीटर जाए। हमारी स्पीड हर घंटे में चेंज होती रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मोड़ है या जंप वगैरह आ जाते हैं, तो उनकी वजह से हमारी बार बार स्पीड क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, मोड़े की वजह से या मार्केट आ जाए, ठीक है ना। तो हमारी स्पीड के जो कैलकुलेशन वो एवरेज में करेंगे हम। तो यहाँ पर आ जाते हैं स्केलर क्वांटिटी। और भी बारे में बात करें, इनके पास डायरेक्शन होती नहीं है, पर ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वो हमारी स्केलर या अदिश राशि होती है। चाल कोई फिक्स थोड़ी है। आप गाड़ी, अभी तो बताया गाड़ी की जो स्पीड है, आप एक एक स्पीड थोड़ी रखोगे आप, कि मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दिया, मैं 60 की स्पीड से चलूंगा, जितने भी ट्रेवल करना है, 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर में 60 की स्पीड ही रखूंगा, मैं चेंज करूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कि मैं स्केलर को वेक्टर बना के छोड़ूंगा, यानी डायरेक्शन निकाल के रहूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्पीड को आपको बार बार चेंज करनी पड़ेगी, कभी आपको ब्रेक लगाने पड़ेंगे, कभी आपको एक्सीलरेट दबाना पड़ेगा, यानी गाड़ी की रेस दबानी पड़ेगी। तो बार बार गाड़ी की आपकी स्पीड चेंज होती रहेगी, यानी गाड़ी की स्पीड की डायरेक्शन या चाल की डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगी। ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब 10 की स्पीड से चले हो, 50 की स्पीड से चले, आगे जो मैथ के नंबर आ रहे हैं ना, यही परिमाण है, यानी यही मैग्नीट्यूड है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करें इनके बारे में और, ये ओनली, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। इट इज अ इट इज कैन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा धनात्मक होगी, ये हमेशा धनात्मक होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना है स्पीड के बारे में। और भी बात करें टाइप ऑफ स्पीड के बारे में, यानी चाल के प्रकार। चाल के प्रकार दो तरह के हम पढ़ सकते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक समान चाल। और दूसरा हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म असमान चाल के बारे में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड किसे बोलेंगे? इक्वल, दो चीजें होगी आपकी, इक्वल, इक्वल टाइम इंटरवल, यानी यहां पर ऐसे पहले हिंदी में लिख देते, एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, उसे क्या बोलेंगे? एक समान यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड या एक समान चाल बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा भाई, यहां पर लिख देते हैं इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल एंड डिफरेंस ट्रेवल डिस्टेंस, ट्रेवल्ड डिस्टेंस। हिंदी में बात करें, एक समान समय अंतराल या समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना। समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल। ये बात ध्यान रखना। ये ज्यादातर होता है भाई, अब कोई जरूरी थोड़ी है हर फिक्स टाइम के अंदर आपको इतना ही चलना है। जैसे मान लो इनका एग्जांपल लेके आपको समझा जाता है। मान लो हर 1 घंटे के अंदर आप 5 किलोमीटर चलेंगे, अगले हर 1 घंटे के अंदर आप 5 किलोमीटर फिक्स कर दिया गया, हर टाइम फिक्स, और आपकी डिस्टेंस फिक्स या दूरी फिक्स कर दी गई। लेकिन असमान में क्या होगा, आपका टाइम फिक्स है कि भाई 1 घंटा है, मेरे को हर 1 घंटे पे जाके रुकना है, हर अगले 1 घंटे पे जाके रुकना है। लेकिन आप दूरी तय करो, आपने थोड़ा स्पीड ज्यादा बढ़ा दी, तो मैं तो वही निकालना है, 1 घंटा निकालना है, लेकिन 40 किलोमीटर जाके आप रुके 1 घंटे पे, अगले 1 घंटे के अंदर आप 20 किलोमीटर जा पाए, उससे अगले 1 घंटे के अंदर आपने 70 किलोमीटर चले गए। यानी आपका समय तो फिक्स कर लिया आपने, लेकिन आपकी दूरी फिक्स नहीं है।
या इसका उल्टा डेफिनेशन कोई जरूरी नहीं, उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी असमान समय में समान दूरी। आपको फिक्स कर दिया आपको हर बार 40 किलोमीटर जाना है, लेकिन 40 किलोमीटर पहुंचना फिक्स समय जरूरी नहीं है। आपने 40, अब 40 किलोमीटर आप गए, मान लो 2 घंटों में पहुंचे, अगले 40 घंटा आपने 1 घंटे में कवर कर लिया, अगला 40 घंटा आपने 4 घंटों में कवर किया। समय चेंज हो रहा है लेकिन दूरी आपने फिक्स कर दी। दोनों ही हमारी डेफिनेशन असमान चाल के अंदर सही है, ये बात ध्यान। आगे हम बात करेंगे औसत चाल। अब औसत चाल किसे बोलते हैं, देखो, एवरेज स्पीड। औसत चाल का मतलब होता है कुल कुल दूरी बटा कुल समय को हमेशा क्या बोलेंगे, औसत चाल। कुल दूरी बटा कुल समय को क्या बोलेंगे, औसत चाल बोलेंगे। ताक्षणिक ताक्षणिक चाल किसे बोलेंगे, यानी कहने का मतलब क्षणिक चाल, या इसको और क्या बोलेंगे, बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही कम टाइम के अंदर जो चाल होगी आपको उसे क्या बोलेंगे, ताक्षणिक। ताक्षणिक को ऐसे समझा सकते हैं, कोई बाइक चला रहा है या कार चला रहा है, आपको किसी ने कॉल किया कि बताओ आपकी गाड़ी कितनी स्पीड चली, तो वो बोलेगा लगभग मेरी 60 या 70 की स्पीड चली, तो वो एवरेज बता रहा है। क्या बता रहा है, एवरेज, कोई टाइम फिक्स नहीं है, अप्रोक्सीमेट बता। उसको बोला गया एग्जैक्ट बताओ कि इस टाइम पे 2:05 पे आपकी क्या स्पीड थी, वो है ताक्षणिक चाल, वो है आपकी ताक्षणिक चाल। यानी एकदम फिक्स टाइम के अंदर आप जो चीज देख रहे हो या स्पीड देख रहे हो वो आपकी क्या होगी, ताक्षणिक चाल होगी। एक और औसत चाल का जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और औसत चाल का जो फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा। औसत चाल, औसत चाल के अंदर आपको प्रारंभिक प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। अब इस कंफ्यूजन ये रहता है इनका यूज कब करें। इसका यूज करने का तरीका, एक समान चाल के अंदर इनका यूज हो रहा है। यदि आपकी चाल निरंतर, जैसे चलती हुई गाड़ी के लिए आपने क्लच दबा दिया तो गाड़ी वो एक यूनिफॉर्म हो जाए, एक स्पीड से चल रही है। या आप चलती हुई गाड़ी में चल रही है या रोक रहे हो उस टाइम गाड़ी, या धीरे धीरे गाड़ी रुक रही है या घट रहे हैं, या गाड़ी की स्पीड घट रही है या गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, उस टाइम पर आपको प्रारंभिक वेग अंतिम वेग यूज लेगा। प्रारंभिक वेग को हमेशा यू से लिखते हैं, अंतिम वेग को वी से लिखते हैं, अपॉन इसको किससे लिखेंगे, हम टू से लिखेंगे। एक और बात करते हैं औसत चाल के बारे में। औसत चाल यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं वी एवरेज। ये वी एवरेज कब यूज होगा, दूरी कैसी हो, समान समान दूरी के लिए, समान दूरी के लिए। कैसे इनको हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मान लेते हैं आप पहले, आप मैं यहाँ से ए से बी गया 5 किलोमीटर, ए से बी गया 5 किलोमीटर 60 की स्पीड से, फिर बी से वापस ए आया 30 की स्पीड से। मेरी चाल चेंज हो रही है लेकिन बीच की दूरी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। मैंने कहा ना समान दूरी के लिए यूज होगा, लेकिन चाल क्या होनी चाहिए आपकी, चाल क्या होनी चाहिए आपकी अलग अलग, चाल क्या होनी चाहिए आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तब आपको फॉर्मूला, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है यहाँ से यहाँ ए से बी की बात कर, ए से बी गया उस समय V1 चाल से गया होगा, V1 चाल या स्पीड से गया होगा। वापस बी से ए आया उस समय V2 चाल से आया होगा, उस समय इनकी औसत चाल बताओ, यानी समय भी अलग रहेगा। लेकिन यह समय तो भाई आने जाने के समय यहाँ पर जल्दी पहुंच गए होगा, आते टाइम अलग हो गए, स्पीड अलग थी। तो ओवरऑल इनका एवरेज फॉर्मूला बने 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने कंप्लीटली चाल को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बार बार रिवाइज करो या वीडियो को पॉज करके आप देखो या एक एक चीज को लिखो। हमने यहाँ पर कंप्लीटली एक एक चीज को करवाया, बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम एमसीक्यू के अंदर कवर करवाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है देखते हैं। वेलोसिटी यानी वेग। वेलोसिटी क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं,
वेग बोलते हैं, या एक निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी, एक निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी, या एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को भी वस्तु का क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। यहाँ पर वर्ड जरूर लगाना है निश्चित, यदि निश्चित वर्ड नहीं लगेगा तो वेग चाल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो राशि कैसी होती है, अदिश राशि होती है। यहाँ इनकी डेफिनेशन इंग्लिश में बात करें, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल इन डेफिनाइट यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कहने का मतलब होता है वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी के अंदर क्या होती है, डायरेक्शन होती है। यदि हम इसकी बात करें फॉर्मूले की, हम किसकी बात करें, यदि फॉर्मूले की बात करें या सूत्र की बात करें, जो इनका डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी जो विस्थापन का जो फॉर्मूला होगा, वो होगा विस्थापन बटा समय होगा। यानी बात करें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यदि बात करें इनकी यूनिट की, यदि इसके मात्रक की बात करें तो इनका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। यदि बात करें इनकी डायमेंशन की, यदि इनकी विमा की बात करें तो इनकी विमा क्या होगी, इनकी जो विमा होगी वो थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। मीटर को हम एल से लिखते हैं और सेकेंड को हम किससे लिखते हैं, विमा के अंदर टी से लिखते हैं। तो मीटर हमें यहाँ पर किससे लिखेंगे, एल से लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, टी। ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यदि ये नीचे वाला यानी बट्टों के अंदर जो डिवीजन या भाग के अंदर जो टी है वो ऊपर जाएगा, प्लस का 1 वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, L1T-1। इनकी ये क्या हो जाएगी, डायमेंशन है, इसकी विमा हो जाएगी। बात करें क्वांटिटी के बारे में, यानी ये कैसी राशि है भाई, ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, ये वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कहने का मतलब है ये एक तरह की सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि है। यानी इनके पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। बात करें इट इज कैन बी, इट इज कैन बी, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सके। ये धनात्मक भी हो सके, ये ऋणात्मक भी हो सके, एंड ये शून्य भी हो सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि बात करें वेग के बारे में, तो वेग वेलोसिटी होती है या वेग होता है, वो हमेशा स्पीड के बराबर या स्पीड से क्या रहेगा, कम रहेगा। बात करें चाल, चाल बराबर भी हो सकती है या बड़ी भी रह सकती है, किसके, वेग से या वेलोसिटी से। ये बात यार, इनका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, दोनों का सेम ही है। इनका मापक यंत्र कौन सा रहेगा, इनका जो मापक यंत्र रहेगा वो रहेगा स्पीडोमीटर। नाम से पता चल रहा है, स्पीडो। ये चाल मापक है, स्पीडोमीटर। जो हमारे व्हीकल के आगे मीटर लगा रहता है, वो वाला मीटर होता है वो स्पीडोमीटर, जो आपको मेजरिंग करता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी चल रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो आज के सेशन के अंदर हमने इसी तरह से एक और भी बात है, इसी तरह जैसे हमने ताक्षणिक चाल पढ़ी, इसी तरह ताक्षणिक वेग है, एक समान वेग, असमान वेग, यानी इसी जिस तरीके से हमने स्पीड या चाल के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपरली चाल और वेग को अच्छे से क्लियर किया है। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना कंपलसरी है, तभी आपको एक एक चीज समझ में आएगी। तो यही वीडियो को होल्ड करते हैं। थैंक यू सो मच।